दोस्तों, कथा का तीसरा भाग श्रवण करते हैं। नागलोक में सारी स्वागत क्रियाएं संपन्न होने के बाद राजा वासुकी राजकुमारी निहालदे के सामने एक भिक्षुक की भांति धरती पर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, पुत्री, अनजाने में हमसे बड़ी गलती हुई है, जिसकी हमें बहुत भयंकर सजा मिल रही है। पुत्री, कृपया अब हमारी गलतियों को क्षमा कर दो पुत्री, और हमें इस रोग से निजात दिलाने में हमारी सहायता करो। अब हमसे असहनीय पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। पिता कितना भी क्रूर व बर्बर क्यों न हो, किंतु राजकुमारी निहालदे एक साफ और निर्मल हृदय की स्त्री थी। अपने पिता को इस हाल में देखकर उसके आंसू बहने लगे। उससे अपने पिता का गलता हुआ शरीर और उससे उत्पन्न होने वाली असहनीय पीड़ा देखी न गई, तो उसने अपने पिता को इस रोग के निजात दिलाने के लिए हर कठिन से कठिन कार्य को करने की ठानी। निहालदे ने कहा, पिताजी, आप निसंकोच होकर बोलिए। मैं आपको इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए विकट से विकट परिस्थितियों से टकरा सकती हूँ। राजा ने अपनी पुत्री के मुख से ऐसे शब्द सुनकर काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। वे इस बात से खुश थे कि आज भी उनकी पुत्री उनसे किसी बात पर बैर भाव नहीं रखती, जबकि राजा ने तो बचपन में ही अपनी पुत्री की जीवन लीला समाप्त करने का प्रयत्न किया था। राजा वासुकी ने कहा, तो सुनो पुत्री, यदि आप हमें इस पीड़ा से निजात दिलाना चाहती हैं तो आपको पृथ्वीलोक जाना होगा, जहाँ एक झालरा नामक कुआं है। वहाँ से एक पानी की मटकी लाकर हमें नहला दो, तो हमारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। किंतु पुत्री, यह कार्य आपको बहुत ही समझदारी और चालाकी से करना होगा, क्योंकि पृथ्वीलोक पर ऐसे कई मानव हैं जो हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी भी मनुष्य के संपर्क में मत आना, और यदि आपसे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो यह मत भूलना कि आप एक नाग कन्या हैं। उसे डसकर उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देना। निहालदे ने कहा, आखिर क्यों पिताजी? मनुष्य हमसे दुश्मनी का बैर क्यों रखते हैं? राजा वासुकी बोले, पुत्री, बात उस वक्त की है जब आपने जन्म भी नहीं लिया था। एक बार हम पृथ्वीलोक पर शिकार खेलने गए थे, और फिर राजा वासुकी ने वह पूरी कहानी निहालदे को सुना दी। जो मुलाकात राजा पारिक से हुई थी, और पूरी कहानी सुनाने के बाद बोले, पुत्री, अब राजा पारिक व पृथ्वीलोक के वासी सभी हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि मनुष्य के संपर्क में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि वे जिद करके बैठे हैं कि हमने तो परीक्षित की सगाई निहालदे से कर दी, और अब वही राजकुमारी ब्याह कर लाएंगे, किंतु हम आपको मनुष्य से ब्याहना नहीं चाहते। निहालदे ने कहा, ठीक है पिताजी, कल सुबह होते ही मैं पृथ्वीलोक के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दूंगी। राजा वासुकी ने चैन की सांस लेते हुए अपनी पुत्री निहालदे को सीने से लगा लिया। अगली सुबह निहालदे ने मटका उठा और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। अब जैसे ही निहालदे पृथ्वीलोक के झालरा कुएं पर पहुंची, तो क्या देखती है कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमार कुएं की मुंडेर पर बैठा हुआ किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु वह राजकुमारी के तरफ इतनी जिज्ञासा भरी नज़रों से देख रहा था कि राजकुमारी को अपने पिता की कहानी याद आने लगी, इंसानों से दुश्मनी की कहानी, और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं यह वही राजकुमार तो नहीं जिसकी सगाई हमसे तब कर दी गई थी जब हमने जन्म भी नहीं लिया था। किंतु जो भी हो,
राजकुमार परीक्षित को देखकर राजकुमारी निहालदे का चेहरा खिल उठा था। राजकुमार परीक्षित पहली ही नज़रों में निहालदे के मन में समा गया था। कुछ ऐसा ही हाल राजकुमार परीक्षित का भी था। वे पहली नज़रों में ही निहालदे पर फिदा हो गए और निहालदे से गहरा प्रेम करने लगे और सोचने लगे, हो न हो यही मेरी निहालदे है, यही मेरी महलों की महारानी, यही मेरी जीवन संगनी है। दोनों के मिलन से पृथ्वीलोक का मौसम सुहाना होने लगा। शाम का समय था तो चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी और दोनों एक दूसरे को लगातार निहारे जा रहे थे। अचानक निहालदे ने अपनी रस्सी मटकी से बांधी और कुएं से पानी निकालने लगी और पानी भर मटकी उठाकर चलने लगी तो परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया और बोले, यदि हम गलत नहीं तो आप ही हैं नागलोक के राजा वासुकी की पुत्री निहालदे। निहालदे ने कहा, देखिए राजकुमार, हम जानते हैं आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, किंतु शायद आपको पता नहीं कि हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हमें पानी लेकर तुरंत नागलोक पहुंचना होगा। राजा परीक्षित ने कहा, राजकुमारी, हम आपको जाने से नहीं रोकेंगे, किंतु जाने से पहले आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। निहालदे ने कहा, बोलिए राजकुमार, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजा परीक्षित बोले, आखिर आपके पिता ने हमारे पिता से वादा खिलाफी क्यों की? आखिर उन्होंने ऐसे वादे क्यों किए जो उन्हें तोड़ने ही थे? राजा वासुकी को ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वीलोक पर अपनी पुत्री ब्याहने से उनका मस्तिष्क नीचे झुकेगा? हम नहीं जानते आपके पिता ने हमारे साथ वादा खिलाफी क्यों की, किंतु हम अपनी बात पर अडिग हैं और हम पृथ्वीलोक के लोगों को यह कहने का मौका कभी नहीं देंगे कि राजा पारिक व राजकुमार परीक्षित नागलोक से डर गए, इसलिए राजकुमारी निहालदे को ब्याह न सके। इसलिए राजकुमारी, कृपया हमारे साथ चलने का निर्णय लें, हम आपको पलकों पर बैठा कर रखेंगे। राजकुमार परीक्षित की बातें सुनकर राजकुमारी निहालदे को अपनी बचपन की कहानी याद आने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, राजकुमार, हम मजबूर हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो जानते हैं, चाहे नागलोक हो या पृथ्वीलोक, हमें फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम एक कन्या हैं और हमारी तो जान भी बड़ी मुश्किल से बची थी, नहीं तो हम कब के मर चुके होते अगर हमारी माँ को हम पर दया नहीं आई होती। राजा परीक्षित बोले, राजकुमारी, इसलिए तो हम कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वे सभी अधिकार देंगे जो नागलोक ने आपसे छीने हैं। निहालदे ने कहा, किंतु राजकुमार, अभी मुझे नागलोक जाना ही है, क्योंकि मैं अपने पिता से वादा करके आई हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें इस पीड़ा से निजात दिलाकर ही रहूँगी। अब मैं भी अपने पिता की तरह उनसे वादा खिलाफी नहीं करना चाहती जो उन्होंने आपके साथ की है, किंतु मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने पिताजी को रोग से निजात दिलाकर मैं आपके पास वापस जरूर लौटूंगी। परीक्षित ने कहा, किंतु राजकुमारी, क्या आपको लगता है कि राजा वासुकी और नागलोक के वासी इतनी आसानी से आपको हमारे पास आने देंगे? निहालदे ने कहा, राजकुमार, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर लौटूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर सारी वार्ता के बाद दोनों ने आंसू भरी आंखों से एक दूसरे को विदा किया और चलते हुए निहालदे बोली, राजकुमार, मेरा इंतजार करना, मैं वापस यहीं लौटूंगी।
और निहालदे पानी की मटकी लेकर चली गई। मित्रों, कहानी को गौर से सुनकर देववाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना कहानी को। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आपको आनंद आएगा और हमें सुनाने में भी आनंद आएगा। मित्रों, क्या राजकुमारी निहालदे वापस लौटेगी या यह पानी लेकर नागलोक जाने का एक बहाना मात्र था? चलिए आगे सुनते हैं। अब राजकुमारी निहालदे राजकुमार परीक्षित से वापस लौटने का वादा कर नागलोक की ओर चल दी। चलते चलते राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह राजकुमार से वादा कर बुरी तरह फंस चुकी है। उसे मालूम था कि उसके पिता नागलोक के राजा वासुकी अपनी पुत्री को पृथ्वीलोक पर कभी नहीं ब्याहेंगे, किंतु राजकुमारी अपने पिता की तरह वादा खिलाफी भी नहीं करना चाहती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजकुमारी के मन में एक योजना ने जन्म लिया। एक ऐसी योजना जिसने राजकुमारी के उदास चेहरे पर खुशी की चमक ला दी थी। इसी योजना के साथ राजकुमारी अब नागलोक पहुंच गई। अपनी पुत्री को आता देख राजा वासुकी व रानी काफी प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री के बहादुरी का गुणगान गाने लगे, जो पृथ्वीलोक के झालरा कुएं से अकेले पानी भर लाई थी। थोड़ी देर बाद राजा वासुकी खुले चौक में एक पटड़ा डाल उस पर बैठ गए और बोले, पुत्री, अब जल्द से जल्द हमें इस पवित्र जल से नहला दो, ताकि हम जल्दी स्वस्थ हो सके और इस रोग से छुटकारा पा सकें। तो मित्रों, अब वक्त आ चुका था जब राजकुमारी को अपनी योजना आगे बढ़ानी थी। अपनी योजना के अनुसार राजकुमारी ने अपने हाथ का अंगूठा राजा वासुकी के माथे पर रखकर सारा पानी सिर पर डाल दिया और मटकी को जानबूझकर फोड़ दिया। जब पानी राजा वासुकी के पूरे शरीर पर पहुंच गया, लेकिन माथे पर अंगूठे के नीचे नहीं पहुंच पाया, यानी बाकी शरीर स्वस्थ हो गया, किंतु राजकुमारी के अंगूठे के कारण माथे का हिस्सा वैसा ही रह गया। चूँकि राजा वासुकी को इसकी भनक नहीं थी, तो वह स्नान करके काफ़ी प्रसन्न हुए। लेकिन जब उन्होंने आईना मंगवाकर अपना चेहरा देखा, तब उनकी नज़र उस निशान की ओर गई जो उनके चेहरे पर काफ़ी भद्दा दिख रहा था। चूँकि निहालदे ने वह निशान जानबूझकर बचाया था, क्योंकि राजकुमारी की योजना यही थी ताकि राजा वासुकी उन्हें दोबारा पानी लेने के लिए पृथ्वीलोक भेज सके। राजा वासुकी आईना देखते हुए बोले, पुत्री, आपने यह भूल किस प्रकार कर दी? यदि यह निशान हमारे शरीर के किसी अन्य भाग पर होता तो इतनी बड़ी दुविधा ना होती, किंतु यह हमारे चेहरे पर है, जो काफ़ी भद्दा दिखाई दे रहा है। हमें आपको खेद से कहना पड़ रहा है कि आपको एक बार फिर झालरा कुआं जाना होगा, ताकि हमारा चेहरा भी ठीक हो सके। निहालदे बोली, क्षमा करें पिताजी, जो हम आपको अच्छी तरह स्नान ना करा सके, किंतु आप चिंता ना करें, हम दोबारा जरूर जाएंगे। निहालदे का मन प्रसन्नता से व्याकुल हो उठा, क्योंकि अब उसकी योजना सफल हो चुकी थी। मन ही मन निहालदे ने भगवान का शुक्रिया किया, अपने पिता का आशीर्वाद लिया और मटकी उठाकर पृथ्वीलोक की ओर चल दी। अब की बार वह सदा के लिए जा रही थी, इसलिए आंखों में आंसू भी थे और चेहरे पर खुशी भी थी, यानी कुछ गम और कुछ खुशी। अब निहालदे तो चली गई, किंतु राजा वासुकी के चेहरे पर वह निशान सदा के लिए रह गया। मित्रों, राजा वासुकी के चेहरे का वह निशान आज भी काले नाग के माथे पर है। यदि आप कभी काला सांप देखते हैं तो ध्यान से देखने पर आपको यह निशान
सांप के माथे पर दिख जाएगा, जिसे हम गाय का खोर मानते हैं, क्योंकि यह निशान गाय के पद चिन्ह जैसा ही लगता है। जैसे ही राजकुमारी निहालदे झालरा कुएं पर पहुंची तो देखती है कि राजकुमार परीक्षित पहले ही वहां बैठकर राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। राजकुमार परीक्षित ने जैसे ही निहालदे को देखा तो उनका मन प्रसन्नता से व्याकुल हो उठा और एक खुशी की लहर पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले से लगा लिया। निहालदे आंखों में आंसू लाते हुए बोली, राजकुमार, मैं आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अब आप मुझे जहाँ लेकर चलेंगे मैं आपके साथ वहीं चलने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार परीक्षित निहालदे को लेकर अपने महल में आ गए, जहाँ खूब जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया। राजा पारिक भी अपनी पुत्र वधू को देखकर काफी प्रसन्न हुए। पृथ्वीलोक का हर प्राणी काफी प्रसन्न था, मानो उन्होंने नागलोक से राजकुमारी छीन ली हो। वहीं दूसरी तरफ राजा वासुकी को इंतजार करते हुए सारा दिन बीत गया। धीरे धीरे रात होने लगी। अब राजा को एक गहरी चिंता सताने लगी थी। आखिर क्या हुआ होगा हमारी पुत्री के साथ। एक अनजान भय से राजा कांप रहे थे। यही हाल रानी का भी था। वह भी इसी चिंता में डूबे जा रही थी कि हमारी पुत्री आखिर अभी तक क्यों नहीं लौटी। परिणाम यह हुआ कि राजा व रानी ने सारी रात करवटें बदल बदल कर बिताई। सुबह होते ही राजा ने अपने सभी दूतों को दरबार में तुरंत एकत्रित होने का आदेश दिया और उन्हें झालरा कुआं जाकर राजकुमारी के साथ घटित घटना का पता लगाने का आदेश दे दिया। सभा समाप्त होने के बाद सर्वश्रेष्ठ दूतों को झालरा कुआं भेज दिया गया। अब दूत झालरा कुआं पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मटकी तो वहां फूटी पड़ी थी और घोड़े के पैरों के निशान कुएं के चारों तरफ बने हुए थे। इतने सारे निशानों को देखकर दूतों ने अनुमान लगा लिया कि हो न हो यह घोड़े वाला ही अवश्य राजकुमारी को ले गया है। जब दूत घोड़े के पद चिन्हों का पीछा करते करते राजा पारिक की नगरी में पहुंचे तो उन्हें समझते देर न लगी कि हो न हो अवश्य राजकुमार परीक्षित ही राजकुमारी का अपहरण करके लाया है। घटना का पूरा विवरण लेने के बाद दूत तुरंत नागलोक की ओर चल दिए। नागलोक में राजा वासुकी दूतों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजा ने दूतों को देखा तो लपक कर उनके पास आकर कहने लगे, जल्दी बताओ क्या समाचार लेकर आए हो। जब दूतों ने राजा वासुकी को घटना का पूरा विवरण सुनाया तो यह सुनकर राजा को चक्कर आने लगे और बोले, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। राजा वासुकी ने कहा, हमारी राजकुमारी को राजकुमार परीक्षित ले गए हैं, किंतु हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम अपने विष से राजा पारिक की नगरी को समाप्त कर देंगे। हम अपने सांपों का एक ऐसा जखीरा पृथ्वी लोक पर भेजेंगे जिससे राजा पारिक की रूह कांप जाएगी और उसे हमारे कदमों में गिरने पर मजबूर कर देगी। राजा वासुकी ने नागलोक के सभी शक्तिशाली नाग योद्धाओं को तुरंत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। महाराज का हुक्म सुनते ही सभी नाग योद्धा दरबार में एकत्रित हो गए। राजा वासुकी ने 7 पान का बीड़ा सभा के बीच में डाल दिया और बोले, जो भी योद्धा हमारे दुश्मन को परास्त कर हमारी राजकुमारी को सुरक्षित हमारे पास ले आएगा वह इस 7 पान के बीड़े को खाए। लेकिन 7 पान के बीड़े को खाने की किसी नाग योद्धा की हिम्मत न हो रही थी। आखिर बीड़े का पान कुमलाने लगे थे। योद्धाओं का यह हाल देखकर राजा वासुकी आग बबूला हो गए और बोले, आखिर भूरिया तुम्हें क्या हुआ है?
क्या तेरी भुजाओं में वह पहले जैसा बल नहीं रहा? क्या तेरे शरीर से सारा विष सूख चुका है? क्या तू भूल गया कि तूने बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया है? क्योंकि भूरिया नाग समग्र नागों में सबसे शक्तिशाली था और नाग योद्धाओं में सबसे बड़ा नाम भूरिया का ही था। इसलिए अपने बारे में ऐसी जली कटी बात सुनकर भूरिया को गुस्सा आ गया और वह क्रोध में खड़े होकर पान का बीड़ा चबा गया और बोला, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं राजा पारिक के पूरे खानदान को ही यमलोक पहुंचा दूंगा और राजकुमारी को सही सलामत वापस ले आऊंगा। यह कहकर भूरिया नागराजा वासुकी को प्रणाम करके पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। मित्रों, ऐसी उत्तम कहानियां सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, क्या भूरिया नागराजा पारिक के सारे खानदान को मिटाने में सफल हो पाएगा? क्या वह निहालदे को पृथ्वीलोक से लाने में सफल हो पाएगा? आखिर क्या होगा जब भूरिया को पता लगेगा कि निहालदे को जबरदस्ती नहीं बल्कि वह स्वयं अपनी मर्जी से राजकुमार परीक्षित के पास आई है? जानने के लिए मित्रों, देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।